नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का दिन भी चुनाव का दिन, बटन दबाने का दिन। उत्तर प्रदेश पर तो हमारी निगाहें होंगी ही, जहां पर तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे मतदान हो गया शुरू उत्तर प्रदेश में। और जो ये 59 सीटें हैं, ये मध्य उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड के इलाके हैं। बुंदेलखंड में 19 में से 13 सीटों पर आज बटन दबाया जा रहा है और बाकी 46 सीटें ये दरअसल मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका है। ये आलू बेल्ट भी है। आलू को यहां सोना माना जाता है। यादव बेल्ट भी है, ये यादव लैंड है, कुर्मी लैंड है। तो यहां सोशल इंजीनियरिंग कौन कर पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह गांव देहात का इलाका है, शहरी और कस्बाई इलाके भी हैं, लेकिन ज्यादा यह गांव देहात का इलाका है। और यहां पर पिछली बार 59 में से 49 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। समाजवादी पार्टी को 8, जबकि यह समाजवादी का गढ़ माना जाता है। यहां पर 28 में से 28 ऐसी सीटें हैं जहां पर यादव बहुल इलाका है। उसमें से 26 समाजवादी पार्टी ने जीती थी 2012 में। तो इस बार तीसरा चरण बड़ा अहम हो जाता है। यूपी में 9 बजे तक 8% मतदान हुआ है, तो यह आंकड़ा अब दहाई को पार कर चुका होगा। जालौन में 10%, हाथरस 8%, एटा 10, झांसी 8, फिरोजाबाद 10, कासगंज 10। तो जो मध्य यूपी का इलाका है, वहां मतदान में तेजी दिख रही है। थोड़ा बुंदेलखंड अभी सुस्त है, लेकिन जैसे जैसे गर्माहट बढ़ेगी तो चुनावी उत्साह भी, जोश भी देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की। इसमें महोबा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, ये तमाम बुंदेलखंड के इलाके हैं। शहरी इलाके भी हैं जो कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फर्रुखाबाद, यहां से सलमान खुर्शीद वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनकी पत्नी लुइस फर्नांडिस लुइस खुर्शीद बल्कि मैं कहूं, वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन सबकी निगाहें होंगी करहल पर, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और यह ऐसी सीट है, जब से समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है, सिर्फ एक दफा ही इस सीट से वो हारी है, सिर्फ एक दफा। लेकिन इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री, सांसद हैं एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ। तो यह तो तस्वीर हुई उत्तर प्रदेश की, और मेरे तमाम सहयोगी, अभी इनका परिचय भी कराता हूं, लेकिन पहले आपको लिए चलूंगा पंजाब की ओर भी। पंजाब की सभी 117 सीटों पर आज मतदान होगा, यानी कि आज पंजाब में सरकार किसकी बननी है, इसका फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 8 बजे यहां मतदान शुरू हुआ। यूपी की तरह 7 बजे नहीं, 8 बजे मतदान हुआ। तो आंकड़े पर इसीलिए गौर कीजिएगा, अभी 5% के करीब का आंकड़ा है 1 घंटे में जो मतदान हुआ है। यूपी में 3 घंटे हो चुके हैं मतदान को शुरू हुए, पंजाब में 2 घंटे हुए। और पंजाब की सभी सीटें, वो दोआबा की हो, माजा की हो या मालवा, यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन दरअसल जो सत्ता की चाबी है वो मालवा वासियों के पास होती है, और उसके पीछे एक वजह है। जो 117 सीटें हैं, उनमें से 69 सीटें मालवा इलाके में आती हैं। और अब तक जो 18 मुख्यमंत्री हुए हैं पंजाब के, 17 उनमें से मालवा से रहे हैं। और संगरूर पर खास निगाहें होंगी। संगरूर से सांसद हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। और संगरूर में ही चमकौर साहिब इलाका भी आता है, जहां से चरणजीत सिंह चन्नी वो चुनावी ताल
ठोक रहे हैं। दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, चमकौर साहिब और भदौर। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से, पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जलालाबाद से सुखबीर बादल। तो ये 4 कॉर्नर्ड, बल्कि मैं कहूं 5 कॉर्नर्ड फाइट हो रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी का गठबंधन जिसके चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और एसएसएम। किसानी एक बड़ा मुद्दा है, तो किसानों का एक धड़ा भी अपना एक राजनीतिक दल बनाकर चुनावी ताल ठोक रहा है। यहां पर पिछली दफा 77 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 20 आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और 18 सीटें जीती थी शिरोमणि अकाली दल ने। अब आपको वापस लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, और आपको बता दूं मेरे सहयोगी सुबह से ही उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में मौजूद हैं। सैफई, ये अखिलेश यादव, यादव परिवार का, मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ माना जाता है। वहां मौजूद हैं प्रभाकर मिश्रा। मेरे सहयोगी प्रशांत देव झांसी में हैं, बुंदेलखंड का इलाका है। फिरोजाबाद में संजीव त्रिवेदी हैं। अशोक तिवारी कन्नौज में हैं। कन्नौज इत्र नगरी है, पर यहां पर ईडी की रेड का भी एक नजारा देखने को मिला था। वो 2 जैनों की कहानी, एक जैन कानपुर का, एक कन्नौज का। तो कन्नौज क्या कहता है ये हम जानेंगे अशोक तिवारी से। एटा से मेरे सहयोगी विमल कौशिक भी मौजूद हैं। लेकिन प्रभाकर, सबसे पहले आप ही से थोड़ा सा जायजा ले लें। करहल पर सबकी निगाहें टिकी हैं, पूरे देश की। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, सामने एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री बीजेपी की ओर से। तो किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है सैफई इलाके में? संदीप, मैं सैफई में ही हूं और उसी बूथ पर हूं जहां नेताजी का पूरा कुनबा, आधा कुनबा वोट दे चुका है और आधा वोट देने वाला है। अखिलेश यादव आने वाले हैं, तो यहां पर जो वोटर हैं जिन्होंने वोट दे दिया है वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि एक झलक देख लें। और संदीप, एक बात और कहूं कि मैं सैफई की बात करूं तो सैफई का बूथ जो है वो सामान्य बूथ नहीं है। सैफई में मामला थोड़ा पारिवारिक है, भावनात्मक है। बाकी मतदान केंद्रों पर आपको मतदाता मिलेंगे, यहाँ परिवार के लोग मिलेंगे, यहाँ कैडर के लोग मिलेंगे, यहाँ सब लोग ऐसे लगता है कि घर के लोग हैं, ये वाला माहौल है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं पूछूं। बाकी बूथ पर ऐसा होता है, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं जिससे पूछ ही लेता हूँ कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा, बढ़िया। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। एक साथ 2 लोगों ने बोला बेरोजगारी। अब इस उम्र में कौन रोजगार चाहिए आपको? हमें नहीं, बच्चों को तो चाहिए है? बच्चे, हाँ 2 बच्चे हैं, वो तो वैसे ही बैठे हैं। कौन बेरोजगार है? बच्चे बेरोजगार हैं। हाँ। हाँ। सर, हमारा मुद्दा ओपीएस पर है और जो पेंशन के लिए समर्थन कर रहे हैं हम उन्हीं को वोट दें, क्योंकि कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान है बिना पेंशन के, अपने बुढ़ापे की लाठी को ढूंढना चाह रहा है, इसलिए पुरानी पेंशन की सबसे ज़्यादा मांग है। और इस बार हमारा पूरा प्रदेश का कर्मचारी पुरानी पेंशन को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। और इन नेताओं के राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद वर्सेस ओरिजिनल राष्ट्रवाद पर चुनाव है। फर्जी राष्ट्रवाद उनका है जो लोग, जिनका ना, जो लोग असली राष्ट्रवाद बता रहा हूँ, असली राष्ट्रवाद उस बीएसएफ के उस जवान का है जो बॉर्डर पर खड़ा होकर रात दिन ड्यूटी दे रहा है, लेकिन उसे पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन फर्जी राष्ट्रवाद उनका है जो जय श्री राम या फिर जो 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, उनका फर्जी राष्ट्रवाद को प्रभावित। क्या मुद्दा है? सर, कोई कितना भी बहकाए, मुद्दा हमेशा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, वो हमेशा मुद्दा यही बरकरार रहने वाला है। हम लोगों को बेरोजगारी की समस्या इस समय जो चरम पे है, वो बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए जो भी प्रण लिया है अपने, चाहे घोषणा पत्र में हो, चाहे अपनी हर रैलियों में बोल रहा हो, हम लोग उन्हीं के साथ है। बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। भैया सिर्फ अखिलेश चाहिए और कोई नहीं चाहिए, इतने मुद्दे हैं। अरे आप तो बड़ा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब 5 साल जो हुआ है ना, आपको मैं क्या बताऊं, इतना परेशान रहा आदमी। बताइए मुद्दा वजह है या भैया ही चाहिए वाला मतलब? सब मुद्दे इतने हैं तो भैया ही का नाम ही आएगा और क्या बताएं। हाँ जी, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र बचाना है।
ये लोकशाही बचानी है, देश के अंदर राजतंत्र लागू करना। सबसे बड़ा मुद्दा बाबा के सांड है, जो कि रात दिन किसान खेतों में पड़े रहते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम लोग मन बचाना। अरे लोकतंत्र बचाना है कि सांड से बचाना है? पहले नहीं, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। देश के अंदर जो है, देश के सारी संस्कारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। देश के अंदर जो दो सेल्समैन बैठे हैं, दो जो खरीदने वाले बैठे हैं, अमित शाह और मोदी पूरी संस्थाएं बेच रहे हैं, और आपके अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। इमोशनल हो गए। हाँ जी, किसान मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। एमएसपी पे गारंटी देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, इसलिए मुख्यमंत्री बना रहे हैं हम लोग, और अखिलेश जी ने पहले भी काम करके दिखाए हैं, इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश उम्मीद की आशा की किरण माननीय अखिलेश यादव। करहल में अखिलेश यादव कितने वोट से जीतेंगे? 1 लाख पार, और 1 लाख रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे, 1 लाख से ऊपर लगभग। शिवपाल यादव कितने से जीते? 50,000 के आसपास। इतना अंतर मत रखिए ना भाई, बुरा लगेगा उनको। नहीं, हाँ बताओ भाई। वो भी 1 लाख पार ही जाएंगे, दोनों 1 लाख, दोनों 1 लाख पार। प्रभाकर, भविष्यवाणी बाद में कर लेंगे, पर एक बात साफ है कि जहां पर आप सफाई में हैं, ये आपने कहा ना कि नेताजी का आधा कुनबा मतदान करने आ चुका है, पर यहां पर सेंस ये लग रही है कि ये एक्सटेंडेड फैमिली, नेताजी की एक्सटेंडेड फैमिली आपको घेर कर खड़ी हुई है। ये तमाम लोग सिर्फ अखिलेश यादव की बातें कर रहे हैं, और ये अलग अलग मतदान केंद्रों में होता है। कहीं पर बीजेपी के समर्थकों की बहुतायत होगी, कहीं पर समाजवादी पार्टी के समर्थक खड़े होंगे, तो इनके सुर, ये मिले सुर मेरा तुम्हारा, उस वाला कुछ तर्ज पर यहां बातें हो रही हैं। लेकिन आप और जो इलाकों में भी गए होंगे, ये एक प्रेस्टीज सीट बन गई है, ये एक प्रेस्टीज फाइट भी बन गई है। तो एसपी सिंह बघेल का, एक सांसद का, और वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं, उनका उतारना अखिलेश यादव के खिलाफ टक्कर कड़ी हो रही है, या सुनने में अच्छा लग रहा है पर ग्राउंड पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है? संदीप, जो मेरी बात हुई अभी, मैं इसके बाद से वहां जाऊंगा। एक मजबूरी है हम लोगों की, टीवी वालों की मजबूरी है कि यहाँ हाई प्रोफाइल सीट भी है, हाई प्रोफाइल फैमिली है, पूरा यादव जी का कुनबा, नेताजी का कुनबा यहाँ आने वाला है। तो हम तब तक इंतजार करेंगे, हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक अखिलेश यादव यहाँ नहीं आते, वोट नहीं देते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो आप ये कह रहे हैं, बात हुई, और जो बात समझ में आ रही है कि दावे भाई कुछ भी करे, लेकिन इतना है कि करहल पर मुकाबला ठीक ठाक चल रहा है, और चुनाव में जो क्या होगा, मतगणना में क्या होगा, उसके पहले जो चीज़ें हो रही हैं संदीप, वो भी बड़ी रोचक हैं। किस तरह से हमले हो रहे हैं, किस तरह से जुबानी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, किस तरह से चीजें हो रही है, तो ये बता रहा है अपने आप में। इस सेंस को भी समझना होगा। बिल्कुल, इसलिए जो मुद्दों की लड़ाई की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, उनके समर्थकों के मुख से भी वही मुद्दे निकल रहे हैं कि जी बेरोजगारी एक मुद्दा है, किसानी एक मुद्दा है। लेकिन संजीव, फिरोजाबाद की अगर हम बात करें, ग्लास मेकिंग के लिए मशहूर, चूड़ियों के लिए मशहूर, तो यहां पर यहां का ग्लास क्या कह रहा है, यहां का आईना क्या बता रहा है संजीव? देखिए, दर्पण तो झूठ नहीं बोलता है, और यहाँ से आपको वही बात सुनने को मिलेगी जो कि शायद हकीकत है उत्तर प्रदेश के चुनाव की। यहाँ इस वक्त पिछले बार जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी हुई थी, उसी का एक नमूना है ये फिरोजाबाद, और यहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं, और 5 में से 4 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। एक सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, सिरसागंज, और सिरसागंज से भी जो उम्मीदवार जीते थे वो अब शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ही हरिओम यादव चुनाव लड़ रहे हैं। रिलेटिव हैं कहा जाता है मुलायम सिंह यादव के, और यहाँ की लोकसभा सीट भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी का इलाका है, लेकिन इस बार मिजाज क्या है, क्या यहाँ पर सब कुछ वही रहने वाला है, बरकरार या बदलाव, ये वाली लाइन। हाँ भाई बताएं आप, क्या बरकरार रहने वाला है, बदलाव रहने वाला है? बरकरारी जो पोलिंग हो रही है वो शांतिपूर्ण पोलिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। हाँ। जिस तरीके से बुजुर्ग है, विकलांग है, उनको बाकायदा वोटिंग कराई जा रही है, क्या कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या मुद्दे हैं दिमाग में आपके? मुद्दे क्या, शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए, कोई भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
कोई भी आए जीतेगा तो एक ही जीतेगा। हाँ, कौन जीतेगा? जो भी जीतेगा एक ही जीतेगा। आप बताएं, आपके दिमाग में क्या मुद्दे हैं? बढ़िया चल रहा है। हाँ, मुद्दे आपके नहीं है, कोई ऐसा आपको नहीं लगता है कि आपकी जरूरत है और वो आप चाहते हैं कि उम्मीदवार पूरी करे? नहीं, सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। सारी जरूरतें पूरी हो रही है जो मौजूदा लोग हैं उनसे। आपको मैडम क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या है जब वोट कर रहे हैं तो? इधर आइए, आप सलाह मत दीजिए। हाँ, आपके दिमाग में क्या है मुद्दा जब आप वोट करने आए हैं तो? मुद्दा ये है, काम यहाँ के अच्छे होने चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए और स्कूल व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। अभी कैसी हैं? अभी तो वैसा सही चल रही है, अभी तो बिल्कुल ठीक है, सही चल रहा है। अब देखिए इस तरफ संदीप, ये लाइन है जो लगी पड़ी है और तमाम यहाँ लोग, आप वोट देने कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं? नई बस्ती से। नई बस्ती से। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? नई बस्ती से। अच्छा, क्या मुद्दा है, किस बात पे वोट देना है, क्या सोच करके वोट देंगे? विकास पे आएगा। विकास पे आपको क्या लगता है? विकास होना चाहिए। हाँ, पढ़े लिखे जो नौजवान लड़के बच्चियां फिर रही हैं उनके लिए कुछ नौकरी वगैरह, रोजगार के लिए। अभी तक आपको कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है, मिल रहा है रोजगार? अभी कोई रोजगार नहीं है यहाँ, मजदूर भी यहाँ बहुत परेशान है, बेरोजगार। आपको लगता है यहाँ जो फैक्ट्रीज वगैरह थी उसमें काम ज्यादा मिलता है या कम काम मिलता है? ज्यादा चला रहे हैं, 12-12 घंटे जो काम चलना चाहिए 8 घंटे, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। पैसे कम है और काम है, कांच का काम है। हाँ, कांच का काम कैसा चल रहा है? कांच का काम है। हाँ, कैसा चल रहा है वो काम? काम चल रहा है लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी, अब काम 3-4 हल्का चल महीने रहा है, बाद बहुत सस्ता चलता हो गया। है। बंद ज्यादा रहते हैं। अच्छा। यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, ना पैसा वगैरह, सब हर चीज से यहाँ परेशानी है। आपको क्या लगता है? विकास की बात जब आप करते हैं तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी है। आपको क्या लग रहा है, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं आप? विकास के सवाल पर दे रहे हैं आप। भाई साहब इस तरफ देखिए, किस सवाल पे वोट दे रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं चल रहा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दे तो काफी हैं, नौकरी है, काम है। तो नौकरी एक दिमाग में है आपके, ये होना चाहिए, इस सवाल को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? जी। आपको लगता है कि मौका मिला है रोजगार का पिछले 5 वर्षों में? अभी तक तो नहीं मिला। अब देखिए संदीप, आप यहाँ ये कांच की नगरी कही जाती है और दर्पण जैसा कि हमने बताया झूठ नहीं बोलता है। आप मान कर चले इस बात को कि आपको उतने ही वोट, उतने ही लोग मिल जाएंगे जो अपने सरोकारों से वशीभूत हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए। राजनीति उनकी कितनी सुनवाई कर पाती है पता नहीं चल पाता है, लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ दो तरफा वोटिंग नहीं होगी। उसकी एक खास वजह है और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए, उनके सामने 2 मुस्लिम समाज से उम्मीदवार हैं और फिरोजाबाद में मुस्लिम मतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मत विभाजन जो हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर देखा था वो मसला यहाँ पर होगा, लेकिन इसके अलावा बाकी की जो सीटें हैं वहाँ पर आमने सामने की लड़ाई हो रही है, ऐसा ही कहा जा रहा है। संदीप, और मुद्दे भी संजीव थोड़े बटे हुए हैं। विकास यानी कि जो आपने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा कि आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं, और दूसरी तरफ बेरोजगारी और धंधा जो मंदा हो गया उसकी जो टीस है वो भी दिख रही है। तो मुद्दे यहां पर बटे हुए हैं। पर जो सवाल मैं आपसे दूसरे चरण में भी पूछ रहा था संजीव, क्या आपको शहरी इलाकों में लोगों के सरोकार जो हैं और जो ग्रामीण अंचल है वहां पर लोगों की जो बात है उसमें कुछ फर्क दिख रहा है या समानता ही है, या शहर के मुद्दे थोड़े अलग दिख रहे हैं, गांव देहात के अलग? देखिए, शहर हो या गांव देहात, लोगों की जो अपनी समस्याएं हैं इस बार वो खुलकर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मन में रखे हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मुद्दे उनके हैं उसके हिसाब से वो वोट करते हैं क्या, क्योंकि वोटिंग का जब समय आता है तो उनके ऊपर कुछ और हावी हो जाता है। ये मैंने देखा है। जिन भाइयों से मैं बात कर रहा था ये वोट करने की लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन और जब समस्याएं इनकी आप पूछिए तो ये बताते हैं कि देखिए ये हमारी समस्याएं हैं, पर वोटिंग प्रेफरेंसेस संदीप वहाँ बटन दबाते दबाते आखिर बदल जाती हैं क्या, ये एक बहस का विषय हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि
बात करते हैं अपनी मुश्किलों की, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है तो फिर वो कम्युनिटी हावी हो जाता है और वो आस्थाएं हावी हो जाती हैं, प्राइमोर्डियल सेंटिमेंट्स जिसको कहा जा सकता है, प्री मॉडर्न सेंटिमेंट्स। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पर हम लोग को दिखाई पड़ती हैं। सरोकार हैं, जन सरोकार हैं और वो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत रेखा खींची हुई है, क्लियर कट, और वो क्लियर कट रेखा आपको इस पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। 3 चरणों में कम से कम ये तो देखा ही गया है। संदीप, अब ग्लास नगरी से चलते हैं इत्र नगरी। कन्नौज में मेरे सहयोगी अशोक तिवारी मौजूद हैं और अशोक बहुत ही एक ऐसी जगह पर हैं जहां सुगंध ही सुगंध है और यहां तो मिट्टी की भी परफ्यूम बनती है, मिट्टी का भी इत्र बनता है, लेकिन यहां पर सुगंध के बजाय भ्रष्टाचार की दुर्गंध भी फैली थी और वो एक राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बना। तो भ्रष्टाचार की दुर्गंध दिख रही है या किन मुद्दों की सुगंध दिख रही है कन्नौज में? देखिए संदीप, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मैं कन्नौज के ग्रामीण इलाके रामपुर नाम का एक गांव है वहां पर मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आपको तस्वीरों में लंबी लंबी लाइनें भी नजर आ रही होंगी और ये काफी सुखद और अच्छी तस्वीर मानी जाती है जब चुनाव का वक्त आता है और लोग बढ़ चढ़कर इस तरह से मतदान करने आते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं वो भी काफी सकारात्मक ही आते हैं। हमारे साथ इस गाँव के कई सारे सीनियर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है, किस आधार पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा चल लो, चुनाव के आधार चल लो। नहीं, क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है? बीजेपी चल रही है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवर दयाल। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, किस आधार पर वोट कर रहे हैं आप लोग? अपनी अपनी पर चुनाव हो रहा है कि हम कह रहे हम हैं। हाँ। और आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे प्रमुख हैं इस बार चुनाव में? संशोधन होना चाहिए। हाँ। क्या नाम है दादा आपका? जगदीश नारायण। मुझे बताइए कि यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में जिसके आधार पर वोट कर रहे हैं? सपोर्ट क्या कर रहे हैं साहब, हम लोगों को बहुत आराम इस सरकार में, राशन भी फ्री मिलता है, पैसे भी फ्री में मिलते हैं, लेडीज जेंट्स सभी सुरक्षा में। यही है साहब। नहीं, मुद्दा सुरक्षा है। मुद्दा सुरक्षा है। क्या नाम है दादा आपका? स्वतंत्र पाल सिंह। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे प्रमुख हैं इस बार चुनाव में? यही मुद्दे जो है, मतलब जो इन्हें बोला है। हाँ। वो सही है, वो तो सबसे आराम है, सब इस सरकार में आराम है। हाँ। सब कुछ है, मतलब सही से कोई तकलीफ नहीं है। अशोक, अभी आपके पास आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, कुछ बोल रहे हैं, उनका बयान सुनवाते हैं बीच में। चौराहे पे खड़े लोगों को ये चयन करना होगा कि वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या वही रिवायती सिस्टम पंजाब का कैंसर या उसके हक में खड़ा होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करेंगे और मुझे लगता है वो बदलाव के लिए आगे आएंगे। युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? और नौजवान पंजाब को वोट डालें। Sidhu sahab, last time you won by 40,000 seats, so this time the contest is going to be tough, sir. Who told you? अंग्रेजी वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राइट नाउ। ब्रदर, अंग्रेजी बोलने से कॉन्टेस्ट टाइट नहीं हो जाते, वो भय है, वो डर है और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि माफिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा होके आगे आया है, लेकिन इकट्ठे को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पुश्तों याद रहे। तो नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से, अमृतसर पूर्व से चुनावी मैदान में हैं, ताल ठोक रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने विक्रम सिंह मजीठिया को उतार दिया है, तो वहां पर दिलचस्प मुकाबला हो गया है। हाई प्रोफाइल सीट में तब्दील हो गई है ये सीट, पंजाब की, अमृतसर की। लेकिन पंजाब से वापस आते हैं कन्नौज की तरफ, तो कन्नौज में गूंज सुनाई दे रही है कानून व्यवस्था की, और एक ये जो लाभार्थी जाति बीजेपी ने बनाई है, जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, उसकी गूंज है। इसके अलावा जो ये किसानी के मसले हैं और ये आलू बेल्ट भी यहां पर कन्नौज में तो चलिए थोड़ा कम, यहां पर तो फूल का ज्यादा काम है, लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों के कुछ और सरोकारों की भी गूंज सुनाई दी है आपको अशोक?
देखिए, निश्चित तौर पर सुबह से कई सारे बूथ पर मैं गया हूं, वहां पर लोगों के अपने अलग अलग सरोकार हैं। कुछ लोग सुरक्षा की बात करते हैं, कुछ लोग बदलाव की बात करते हैं, कुछ लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, कुछ लोग खेती किसानी की बात करते हैं। मिली जुली राय सबकी सामने आती रहती है। अभी कुछ ग्रामीण बुजुर्ग लोगों से मैंने आपकी बात करवाई थी। अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरजीत यादव है। मुझे बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख मुद्दे बहुत से हैं। युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी मतलब दूरी हो इस सरकार में, तो इसलिए वोट युवा समाजवादी की ओर है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है क्या? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हम खुद बेरोजगार बैठे हैं। हमने 2017 में डाला था, आज तक नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया। एडमिट कार्ड तो छोड़ो, वो उसकी भर्ती कैंसिल हो गई, जो फीस होती है वो भी कट जाती है। सरकार सब लूट रही है, इसलिए हम समाजवादी को देंगे, क्योंकि वो रोजगार और विकास के ऊपर काम करती है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। दादा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी भी कोई मुद्दा है क्या इस बार? हाँ, एक खेती मुद्दा। अब हम लोग खेती करते हैं तो हम लोगों का खेती मुद्दा है, और क्या है उसमें। हम लोगों के खेती से सब कुछ और उपलब्ध होता है। क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। नहीं, आपका नाम अखिलेश यादव है। संदीप, हमारे साथ अखिलेश यादव मौजूद है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक मतदाता है जो कि मतदान करने के लिए आए हैं। तो जब इन्होंने अपना नाम बताया तो मुझे भी लगा कि तो अखिलेश यादव जी, ये बताइए आप मुझे कि इस बार क्या प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ पर कन्नौज में? महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई मुद्दा है सबसे बड़ा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और साढ़ सबसे बड़ा है। साढ़ सबसे ज्यादा है। साढ़ बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। नुकसान हुआ खेत में, सबसे बड़ा मुद्दा साढ़। हाँ, बहुत दुनिया किसान बिल्कुल परेशान है सालों से। हाँ। और क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, महंगाई बहुत है। पेट्रोल 100 रुपए में चला है, 60 रुपए में भिजवावे तो जाने। तो देखिए संदीप, सबके अपने अलग अलग सरोकार हैं। कहीं महंगाई बड़ा मुद्दा है, कहीं खेती किसानी बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? अमित सैनी। तो सैनी जी, आप मुझे बताइए कि क्या प्रमुख मुद्दे आपको लग रहे हैं इस बार के चुनाव? महंगाई है बस। मेरा मुद्दा सिर्फ महंगाई है। पेट्रोल सस्ती हो केवल, बस हम बिना पैदल चल रहे हैं मोटरसाइकिल पे। तो कहाँ गई मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल घर पे खड़ी कर दी। अब पैदल चलते हो आप? पैदल चल रहे हैं, केवल बस पेट्रोल सस्ती हो बस। मेरा मुद्दा यही है। दादा, क्या नाम है आपका? अवध किशोर सैनी। अवध किशोर सैनी जी, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? गांव में क्या बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? सबसे बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है। बस इतना ही मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। और ये जो लोग सुरक्षा की बात करते हैं, जो ये लोग लाभार्थी, एक नई जाति जिसका चर्चा की जाती है, सभी को ये तो कोई चीज पूरी नहीं हो सकती है। बस सरकार ही करेगी इसके बारे में सोच के अपना। बस महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे तमाम सारे लोगों ने आपको बताया। और भी कुछ अभी और लोगों से अभी थोड़ा और आगे बात करेंगे। पहले आपने क्योंकि छुट्टा पशु की जो सांडों की बात की है, मैं आपको अभी लिए चलता हूं झांसी, जहां मेरे सहयोगी प्रशांत देव मौजूद हैं। और प्रशांत, ये बुंदेलखंड का जो इलाका है, 19 सीटें 19 में से 19 बीजेपी ने जीती थी पिछली दफा। इस बार बुंदेलखंड के मुद्दे क्या है, सरोकार क्या है? ये इलाका कभी बीएसपी का गढ़ होता था, तो बीएसपी की कोई चर्चा हो रही है, या यहां भी जो लोग हैं, कुछ जमीन से जो खबरें आई, यहां भी छुट्टा जो पशु है वो एक बड़ी समस्या के तौर पर देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों में लोग? क्या ऐसा है? देखिए संदीप, कई जगह हमने लोगों से बात की। अब मैं बबीना विधानसभा क्षेत्र में हूँ, शहर से हट करके जो विधानसभा है वहाँ पे, तो ग्रामीण इलाका है। यहाँ लोगों से बात करने में पता चलता है कि उनके असल मुद्दे क्या है। आपको पता है बुंदेलखंड की दो बहुत बड़ी समस्या है, सूखा, पीने वाला पानी और मजदूरों का पलायन। क्या ये सब बातें जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको लेकर के इस बार मतदान हो रहा है? लोग क्या सोचते हैं? लंबी लाइन है यहाँ पे, शुरू से देख रहे हैं हम, और काफ़ी देर से लाइन लंबी चल रही है। लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर झांसी के इस बुंदेलखंड में ग्रामीण परिवेश में लोग क्या सोचते हैं। भैया, क्या है मुद्दा इस बार चुनाव का? अरे आप भी तो आए हैं वोट देने, तो कुछ सोच के आए होंगे। आप पूछ लीजिए ना। अच्छा, क्या विचार है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? बहुत बढ़िया विचार है बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ सर, तो मुद्दा क्या है चुनाव का? क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? बस यही सोच के डाल रहे हैं कि भगवान यहाँ से मेरा पूरा
सुखी मेरो परिवार से पूरा संपन्न रहे। ए भगवान, ए मालिक। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं संदीप। देखिए, एक अच्छी तस्वीर ये है कि काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे, लोग सुबह से अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? चुनाव का तो अभी तो सरकार बढ़िया थी, वही होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं। आप सब बस यही है कि बेरोजगारी खत्म हो की जाए और बाकी सबका सम्मान हो जाए। आपको भी लगता है कि बेरोजगारी कोई मुद्दा है? आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, आप थोड़ा कैमरा से ज्यादा दूर जा रहे हैं, थोड़ा कैमरा के नजदीक ही आइए तो वीडियो अच्छा मिल पाएगा। वहाँ के लिए इससे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 साल के अगर दोबारा से इलेक्शन का इंतजार करेंगे ना, लाखों करोड़ों बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे इसमें। जी संदीप, आप सुन रहे हैं, आप कुछ? बेरोजगारी ही मुद्दा है, महंगाई है। प्रशांत, आप अंदर जा रहे हैं तो वीडियो लिंक कट रहा है, आप बाहर से ही थोड़ी रिपोर्टिंग करिए, अपना क्या कुछ देखा है सुबह से वो बताइए। जी 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 संदीप, देखिए तस्वीरें मिल रही है संदीप? हाँ, अब ठीक है। हाँ, देखिए संदीप, अभी अगर आप सुन सके हो तो यहाँ पे हमने करीब 5, 8, 10 लोगों से बात की है। 2-4 लोग तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे निकल के आ रही है, चाहे वो शहर के विधानसभा में भी या बबीना विधानसभा में भी, बेरोजगारी, नौकरी और काम। यहाँ जो युवा हैं या फिर जो लोग ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमें ये 5 साल में वो काम नहीं मिला। और सब जानते हैं बुंदेलखंड में एक जो पलायन का मुद्दा है, मजदूर बहुत पूरे देश में यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए और यहाँ उनको काम नहीं मिल पाता, तो काम को लेकर के यहाँ पे हमको आवाज़ें सुनाई दी। जिन युवाओं से हमने बात की उनका यही कहना है कि बेरोजगारी यहाँ पे एक मुद्दा है। एक शख्स है, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या है चुनावी मुद्दा? तो कुछ वोट देने आए हैं, आप कुछ सोच के आए होंगे? देश हित में देने आए हम तो। और बाकी जो आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो समाजवादी पार्टी की इसके पहले सरकार थी, वहाँ पे क्या हुआ? हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप मतलब क्या? हम तो देश हित में वोट डालने आए हैं मैडम। उसके बाद कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप वोट दे के आ रही हैं क्या? अच्छा, ये लोग यहाँ के पदाधिकारी हैं जो वोट दे। प्रशांत, एक चीज और बताइए, ये इलाका बहुजन समाज पार्टी का भी गढ़ हुआ करता था जी। पिछली दफा तो सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने सभी पार्टियों का, यहाँ पर 19 की 19, हालांकि 13 सीटों पर ही मतदान हो रहा है इस चरण में, बुंदेलखंड की 6 में आगे होगा। बीएसपी हाथी की बात करने वाला, हाथी मेरा साथी कहने वाले भी लोग दिखे, या जो एक आकलन चल रहा है पिछले कुछ महीनों से कि ये सीधी फाइट हो गई है बीजेपी और समाजवादी में, और कहीं ना कहीं बीएसपी हाशिए पर जा रही है। और बीएसपी इस बात पर कड़ा एतराज जताती है कि देखिएगा 10 मार्च को आपको पता लगेगा हमारा वोट बैंक जो 19 से 22% रहता था वो जस का तस है। तो संदीप, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम जब से कल से आए हैं यहाँ पे और तब से हमने जिन लोगों से बात की, कुछ फोन से कुछ ऐसे, एक बात तो तय है कि ये जो वोट है, जो दलित वोट है, जो बीएसपी का वोट है, वो चुप है, वो शांत है। अभी भी आपने आवाज़ शायद नहीं हमारी आपकी आप मिल पा रही थी। जिन लोगों से हमने बहुत लोगों से बात की जो बिल्कुल चुप है ना यहाँ पे, उनकी चुप्पी को समझने की ज़रूरत है। कहीं भी कोई जो है वो बोल नहीं रहा। और जो हम कुछ विशेषज्ञों से जब यहाँ हमने बात की तो उनका यही कहना है कि दरअसल में जो शोर सुनाई दे रहा है बीजेपी का और गठबंधन का, और यहाँ पे जो जहाँ भी बीएसपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं वो पार्टी किससे भी मजबूत हैं और कैंडिडेट भी मजबूत हैं, तो वो अपनी स्थिति तो बना कर रखेंगे ही। अब सवाल उठता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कही जा रही है और कि बीजेपी जो है इस दलित और पिछड़ी जातियों में अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और लगातार घुस रही है, इस बार उसका टेस्ट है। पिछली बार तो एक लहर थी, परिवर्तन की बात थी, तो क्या यही इस बार बीजेपी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है कि वो क्या यहाँ पे अपनी स्थिति को बरकरार रखेगी, या फिर जिसका जो हिस्सा है, गठबंधन का जो हिस्सा है, बहुजन समाज पार्टी का जो हिस्सा है, वो अपने हिस्से पे अगर बरकरार रहेंगे तो इसके
किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। अब कानपुर चलते हैं, चमड़ा नगरी है, औद्योगिक इलाका है, और यहाँ से सतीश महाना कद्दावर नेता हैं, मंत्री भी हैं, योगी सरकार में महाराजपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मानस, कानपुर क्या कह रहा है? वो एक पुरानी कहावत है ना, लेकिन वो झाड़े रहो कलेक्टरगंज और हमारा फाटक बहुत बड़ा है। ये कानपुर की बोली जो है, फाटक किसका बड़ा दिख रहा है यहाँ पर? देखिए, बात आप सही कही, लेकिन देखिए पिछली बार यहाँ पर 10 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी विधानसभा की। उस वक्त में कांग्रेस का और सपा का गठबंधन था, तो एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी, 2 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसकी राह इस बार इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्लिम बहुल बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पर, उनको ऐसा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या समाजवादी पार्टी के, उनको लगता है कि पिछली बार जिन मुद्दों पर बीजेपी को एक तरफा वोट मिला था, इस बार उतनी आसान नहीं। हालांकि सतीश महाना बड़े नेता है और उनकी सीट पे भी मैं गया था, वहाँ बहुत सारे उनके समर्थक मिले जो कहते कि महाना जी बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जो बार बार एक बात उठती है कि कानपुर के मुद्दे क्या है। कानपुर जो कभी औद्योगिक नगरी के तौर पर जानी जाती थी, और मैं सुबह भी जिक्र कर रहा था कि कानपुर में मिलों के सायरन से सुबह और शाम हुआ करती थी, पता चलता था कि कब सुबह होगी कब शाम होगी। अब वो सायरन की आवाज़ें नहीं आती हैं। रोजगार के लिए लोग दूसरे राज्यों से यहाँ पर आते थे, अब यहाँ से पलायन होता है। फिर भी बात करते हैं लोगों के कि ये वास्तव में सब मुद्दे हैं कि ये सब खाली बातें ही हैं। तो आप बताइए, आप आइए, आप महिला पहले आप आइए जी, आप वोट डालेंगे आप? हाँ जी। क्या मुद्दा है यहाँ पर, क्या सोच के वोट डाला आपने? कुछ दिमाग में था आपके कि रोजगार मिलना चाहिए या विकास होना चाहिए या कोई आपकी जरूरत अपनी जो आपको लगता है कि ये सब पार्टी पूरी कर सकती है? हाँ? क्या था आपके दिमाग में? कई सारे क्षेत्र में डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, बल्कि शिक्षा को लेकर तो और भी ज़्यादा, और रोजगार भी जो कि बहुत ही कम हो गया है, तो हर किसी को मिलना ही चाहिए उसकी नॉलेज के उससे। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। क्या सोच के वोट डाला आपने? जब आपने वोट डाल किया है तो दिमाग में क्या चल रहा था? वोट में क्या है कि मतलब कि रोजगार हो और मतलब कोई दिक्कत ना हो, मतलब ये मतलब सब। अच्छा, मुफ्त राशन कोई मुद्दा है यहाँ पे? लगता है मुफ्त राशन मिला, योगी सरकार के लिए बहुत मुफ्त राशन दिया सबको। मुफ्त राशन दिया गया है, बहुत दिया गया है। वो है क्या दिमाग में कि राशन मिला है तो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या आपको नहीं मिला क्या राशन? नहीं साहब, मिला, बिल्कुल कुछ नहीं मिला। वो कार्ड और कैंसिल कर दिया, जाते तो भगा देते, करके भागो इधर से। तो बताइए अब हम क्या करें गरीब आदमी, बताइए। इस बार क्या सोच के वोट किया? अब हमने इस बार सोच के डाला कि चलो अब हमारा कार्ड बन जाएगा, कुछ हमको लोन को गरीब को देंगे खाने पीने के लिए। अच्छा। हाँ, बताओ क्या करें, हमारा लड़का अंधा बैठा, ना हमारी पेंशन, ना कुछ। सरकार से नाराज है क्या? हाँ बिल्कुल। को सरकार से? हमसे? सरकार, आप सरकार से नाराज हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं ना सरकार से नाराज। अभी तो आप कह रही कि कार्ड नहीं मिला, हमारा कैंसिल कर दिया कार्ड साहब, खाने पीने के लिए हम मोहताज बैठे हैं। संदीप जी, गजब बात है कि कोई काम हुआ नहीं लेकिन करे सरकार से नाराज नहीं है। गजब बात है। आप बताइए और कौन बोल सकता है? आपने वोट दिया? क्या मुद्दा है यहाँ पर? मुद्दा सब सही है, जैसे चल रहा है सब ठीक ही है। सब ठीक चल रहा है? कोई जरूरत है तुम्हारी जो लगता है कि सरकार इसको पूरी कर देती या कोई पार्टी इस पे बात? देखिए, सब चीज का समय होता है। अब जब समय था उनका, अब उन्होंने काम किया, अब जब फिर समय आएगा तो फिर काम करेंगे। किसका समय आने वाला है? उसका नाम नहीं ले सकते ना। नाम नहीं ले सकते? नाम नहीं लिया जाता, नाम लिया ये देखिए, ये गुगली मानस, ये आपके लिए गुगली डाल दी। ये कमाल की 2 डिलीवरीज आई हैं। एक महिला परेशान है कि जी कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, ना फ्री का राशन मिल रहा, मेरा तो कार्ड भी नहीं बना, मेरी पेंशन भी नहीं, पर सरकार से नाराज नहीं है कि सरकार आएगी। दूसरे कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है पर बताऊंगा नहीं किसको वोट दूंगा। देखो, 2 गुगली आई एक के बाद एक मानस। देखिए, ये मैं आपको बताऊं संदीप, ये एक ऐसी चीज है, पिछले कुछ चुनाव में देख रहा हूँ, इस चुनाव में खासतौर से कि जैसे कुछ मुद्दे हुआ करते थे, इस बार मुद्दे ऐसा लग रहा कि हैं ही नहीं। लोग अपनी बात कहना भी नहीं चाहते हैं, और जो कहे भी, जो जिनके मन में है भी, वो भी सेंटिमेंट्स के आधार पर जाकर के वोट करते। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर कास्टिज्म इतना हावी रहा है। धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पर मतदाता अंतिम दौर तक जाते जाते उसका दिमाग बदल जाता है, वो अपने असल मुद्दे भूल जाता है और फिर जाकर के उसी पे वोट करता है। यही बात संजीव भी कह रहे थे, पर मैं थोड़ा सा जी मजाक में थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए कह रहा हूं। और कानपुर की जब बात होती है
ठग्गू के लड्डू का भी जिक्र होता है। ज्यादा अच्छे नहीं है, उससे अच्छी भी दुकानें हैं वैसे कानपुर में, पर मशहूर हो गए हैं ठग्गू के लड्डू। और वो बंटी बबली गुलजार साहब का वो गाना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तो इस बार जी ये परेशानी का सबब है क्या राजनीतिक दलों के लिए कि ठगे ना जाएं? वोटर बोल कुछ रहा है, दबाएगा कहीं और। देखिए, ठग्गू के लड्डू इसलिए मशहूर है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बेईमानी भी सच बोल के करता है, कह रहा है कि हम ठग रहे हैं, आप आइए हमसे ठग लीजिए। तो इसलिए जो है लोग उस पर भरोसा करते हैं कि बेशक ये बेईमान है लेकिन बात अपनी ईमानदारी से कह रहा है। तो कुछ ऐसा ही हाल यहाँ कानपुर में जो सियासी माहौल है उसका भी है कि लोगों को लगता है कि चाहे चलिए कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन नेताजी अच्छे व्यक्ति हैं, इस पार्टी के हैं और उनको हम जानते हैं, पहले से आए थे हमारे यहाँ शादी में या हमारे घर मोहल्ले में आए थे और बढ़िया इंसान है, अच्छे इंसान है, इसलिए इनको वोट दे देंगे। असल मुद्दे फिर पीछे छूट जाते हैं। हालांकि आपको बता दूं मैं, एक मुद्दा जो है यहाँ पर लोगों को प्रभावित किया, कानपुर मेट्रो का मुद्दा लोगों को काफी प्रभावित किया। जब मेट्रो बनी तो लोगों को लगा कि शायद कुछ विकास हो रहा, हालांकि जिसका जिक्र बार बार मैं करता हूं कि जिस तरह की औद्योगिक नगरी थी ये, आज़ादी से पहले से यहाँ पर तमाम मिले, यहाँ की मशहूर मिले थी यहाँ पर, जहाँ पर लाखों लोग रोजगार करते थे और उससे उस मिलों के जरिए दूसरे तरीके के रोजगार चलते थे। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, जो वहाँ पर खाने पीने का सामान बेचने वाले, बहुत सारे लोग थे जो उससे जुड़े हुए थे अप्रत्यक्ष तौर पे। उन तमाम लोगों के रोजगार छिन गए। लेकिन अब लोगों को लगता है कि शायद पिछले 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा, सुरक्षा का मुद्दा उनको प्रभावित करता है निश्चित तौर पर। दूसरा, उनको लगता है कि हाँ कुछ विकास हो रहा है और शायद आने वाले समय में कुछ और बेहतर हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ भी एक मुद्दा है क्या? देखिए, कानपुर के बारे में, कानपुर पटना आर्मपिट्स ऑफ द वर्ल्ड इन्हें कहा जाता था, मतलब गंदगी के लिए बदनाम थे ये। तो स्वच्छता भी एक मुद्दा है क्या? स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान चलाया है मोदी सरकार ने। देखिए, स्वच्छ भारत तो यहाँ पर मुझे नहीं लगा, ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा नहीं लगा कि कोई मुद्दा है। हालांकि पहले से शहर बेहतर हुआ, पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इतना जरूर है जो ग्रामीण इलाकों में जो इज्जत घर जिसको कहा गया, जो मुफ्त शौचालय मिले, उससे जरूर कुछ लोग प्रभावित थे। और खास तौर से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, दो ऐसे मुद्दे, जब मैं पिछले दिनों जब मैं ग्रामीण इलाकों में था तो लोगों को लगता था कि ये हमको बेहतर मिला। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदू बस्ती में गया, मुस्लिम बस्तियों में भी गया तो वहाँ भी लोगों को लगा कि नहीं ये कुछ ठीक मिला। देखिए, 2-3 मुद्दे जो इस चुनाव में जो प्रभावित किए, एक तो मुफ्त राशन, जिन लोगों को भी मुफ्त राशन मिल रहा है उनको ये लगा कि नहीं उनके खाने पीने का जुगाड़ हो गया है। उसके साथ अगर उनको इज्जत घर मतलब मुफ्त शौचालय मिल गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल गया, तो लोग इतने में ही संतुष्ट नजर आते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ समझदार है, उनको लगता है कि नहीं रोजगार भी होना चाहिए, हमको क्यों बाहर जाना पड़े। लेकिन उम्मीदें हैं लोगों को सरकार से, कुछ सरकार के पक्ष में है तो कुछ निगेटिव भी है। विमल, एटा क्या कह रहा है? एटावासी, आपने लोगों से बात की होगी सुबह से, वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से दूसरी जगह नजर आ रहा है वैसा ही तस्वीर यहाँ पर भी। और इस वक्त मैं हूँ एटा जिले के ही मारहरा विधानसभा क्षेत्र में और ये नंगला ख्याली गांव है। यहाँ पर हालांकि वोटिंग को लेकर सुस्ती नजर आ रही है। जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में, सदर क्षेत्र में जो मतदान केंद्र है वहां पर लंबी लंबी कतारें थी, वैसी तस्वीर यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम ये भी बाहर निकले हैं वोट देकर। वोट दे दिया? क्या मुद्दा, क्या सोचकर वोट डाला? अच्छा डाला, जहाँ पड़ता है हमारे मन में होता है वहाँ डाला हमने, कमल के फूल पर वोट डाला। अच्छा डाला। क्या 5 साल में काम हुए? क्या क्यों नहीं हुआ था, खूब हुआ था। इससे अच्छे क्या हुआ, क्या होगा? गरीबों की सहायता हो रही है, गरीबों का अच्छा हो रहा है, गरीबों का मतलब सम्मान हो रहा है, गरीब अमीर हो रहे हैं। तो इससे अक्सर कहा जाता है कि शहरों में तो सुविधा हो जाती है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, गांव में भी खूब सुविधा है, राशन भी मिलता है, पेंशन भी मिलती है और सुविधाएं, खेतों के पैसे भी आ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, अच्छी तरह से हो रहे हैं और सब दुनिया खुश है। कमल के फूल पे हमारे यहाँ तो खूब खुश है, खुशी से खूब सबने डाले अच्छी तरह। जी बिल्कुल संदीप जी, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पोलिंग बूथ है नंगला ख्याली गांव का और ये मारहरा विधानसभा क्षेत्र है। और अगर एटा की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा पड़ती हैं और चारों पर ही पिछली बार बीजेपी का कब्जा था। और अगर 2012 की बात करें तो चारों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो यानी कि सीधी टक्कर यहाँ पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही नजर आ रही है। और शहरी क्षेत्र के वोटर हालांकि इस चीज को जरूर मानते हैं कि उनके लिए मुद्दा कहीं ना कहीं रोजगार भी है, महंगाई भी है, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जरूरत है अभी कुछ और अच्छे काम की। और अगर इस एटा की बात की जाए तो एटा में एक और बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर सुरक्षा को लेकर, क्योंकि यहाँ जो है अगर सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव बूथों की बात करें
300 से ज्यादा सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि नगर पालिका के चुनावों में यहां पर बड़े पैमाने पर एक दूसरे पर धांधली के आरोप लगाए थे, कई जगह हंगामा और बवाल की खबरें भी आई थी। उसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह यूपी पुलिस के जवानों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, जो खासकर जो हाईली सेंसिटिव बूथ है वहां पर लगातार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं, और किसी को भी आसपास इस तरह से नहीं रुकने दिया जा रहा, जिससे और कोई भी ऐसा शख्स लगता है कि जो गड़बड़ी की आशंका जिसे देखकर होती है तो उसे तुरंत ही वहां से हटाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इस बार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहां पर फिलहाल वोटिंग को लेकर सुस्ती नजर आ रही है। 11 बजने को है, आप खुद तस्वीर दे सकते हैं ये पोलिंग बूथ पर कि इक्का दुक्का ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये जरूर चिंता की बात है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग भी अपील करता है, तमाम लोग भी अपील करते हैं कि मतदान के लिए बाहर निकलें। तो हम कुछ लोग और आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप वोट डालने आए, क्या मुद्दा है आपके जहन में? वोट डालने जा रहे हैं, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? वोट डालने जा रहे हैं और क्या सोचेंगे? नहीं, क्या है, क्या मुद्दा है? गाँव में कुछ समस्याएं हैं आपको? सब ठीक है? अच्छा, क्या नाम है आपका? अनेकपाल सिंह जी। क्या मुद्दा सोचकर आप वोट डालने आए? क्या जहन में चल रहा है, मन में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है जी। सुविधाएं हैं? हाँ। काम हुए हैं? हाँ, बढ़िया काम हो रहे हैं जी। संदीप जी, देखा यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनका यही कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ काम हुए हैं और जरूरत है कुछ और बेहतर सुस्ती दिखाई दे रही है एटा में। और हम न्यूज 24 की तरफ से मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जो ये 59 सीटें हैं 16 जिलों की उत्तर प्रदेश में, वोट डालिए। ये आपका हक ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी भी है। फिर सवाल मत पूछिएगा, वोट नहीं डालते फिर सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया या सरकार ये क्यों नहीं कर रही है। तो वोट डालना आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, वोट डालिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा कैनवस को बड़ा करेंगे। पहले 2 चरणों से तीसरे चरण के जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उनका एक कंपैरिजन भी करेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।